हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा लास्ट लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको जीन थेरेपी है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज कैसे करते हैं वो पढ़ाया था। उसके पहले आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया था, है ना। और दो क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था जिसका जिसका आंसर मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो चलिए इसका आंसर पहले आप बताइए, फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम लोग चार चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होगा आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दूसरा हो जाएगा आपका इथिकल इश्यूज, और थर्ड टॉपिक विल बी बायो पायरेसी, एंड द फोर्थ टॉपिक इज बायो पेटेंट, है ना। तो इन चारों चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब उसके पहले कि हम लोग वो पढ़ें, आप पहले ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दीजिए मुझे। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे देखो, क्राई वन ए बी, है ना। क्राई वन ए बी जो है एंड क्राई टू ए सी जीन्स जो है, ये क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, बताओ इसका आंसर दो आप। क्राई वन जो आपका ए बी है और क्राई टू जो ए सी है वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, जो क्राई वन ए बी है ये क्या कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर, है ना। क्राई वन ए बी क्या कंट्रोल कर रहा होता है, कॉर्न बोरर। और क्राई टू ए सी क्या कंट्रोल करता है, कॉटन बॉल वर्म्स। यस और नो। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऐसा जो आंसर है ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर थ्री, कॉर्न बोरर्स एंड कॉटन बॉल वर्म्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, क्राई वन ए बी कॉर्न बोरर और क्राई टू ए सी जो है वो आपका कॉटन बॉल वर्म्स, है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हिरुडीन विच इज एन एंटी कोएगुलेंट, है ना। एंटी कोएगुलेंट मतलब दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, वाज बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। बायोटेक्नोलॉजिकली इसको कहां से प्रोड्यूस किया गया था, तो इसको बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस किया गया था मस्टर्ड से। मस्टर्ड जिसको हम ब्रासिका नापस बोल रहे हैं। यस और नो। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, है ना। ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज द मस्टर्ड विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इज दिस क्लियर और नॉट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इज इनहिबिटेड बाय आरएनए आई। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से कौन सा प्रोसेस इनहिबिट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रेप्लिकेशन, नहीं, रेप्लिकेशन नहीं इनहिबिट होता है। आरएनए में हम क्या करते हैं, एमआरएनए की साइलेंसिंग करते हैं ना, और एमआरएनए की साइलेंसिंग करेंगे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस इनहिबिट होगा, या फिर उसको हम और क्या नाम से जान सकते हैं, उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, है ना, प्रोटीन्स नहीं बन पाएगी, तो ये सही है। ट्रांसलेशन भी सही है। तो यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज बोथ टू एंड थ्री। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है जिसको ज्यादातर मैं एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये पहला टॉपिक होता है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने बायोटेक्नोलॉजी का, तो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड था, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर ही, है ना। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एन एनिमल्स या एन एनिमल, ठीक है, इन विच अ फॉरेन जीन, कोई ऐसा जानवर जिसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन डाल दी, समझ में आया कि नहीं, बाहर से कोई जीन डाल दी, ठीक है, इज इंसर्टेड टू एक्सप्रेस अ डिजायर्ड ट्रेट, कोई ऐसा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम चाहते हैं, है ना। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके जीन में हमने मैनिपुलेशन कर दिया, जिसके जीन में हमने बदलाव कर दिया ताकि वो कोई एक्स्ट्रा जीन की कॉपी रख सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। और एनिमल्स के अंदर जीन डालने का जो कॉमन टेक्निक है ना, जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, तो जो कॉमन टेक्निक होगा किस चीज का, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का बच्चों, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड था वो क्या था, माइक्रो इंजेक्शन, है ना। प्लांट्स में क्या यूज कर रहे थे, याद करो, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। प्लांट में हम यूज कर रहे थे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, और एनिमल्स में हम लोग यूज कर रहे थे माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें माइक्रो नीडल के माध्यम से हम न्यूक्लियस में एनिमल सेल के जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायरेबल जीन है, उसको इंसर्ट कर रहे थे, यस और नो। अब यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है ना, कि मैक्सिमम यानी अप्रोक्सीमेटली 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस है, समझ में आया कि नहीं। 95% यानी मैक्सिमम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो कौन है, दे आर माइस, समझ में आ रहा है कि नहीं।
माइस क्यों है, व्हाट इज द रीजन कि जो मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस है? तो एक तो इसका जो साइज है माइस का वो स्मॉल है, स्मॉल साइज, और ये इजी टू हैंडल होते हैं। रैट के कंपैरिजन में ये उतना एक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम रैट के ऊपर काम करेंगे ना तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। कौन? माइस। माइस उतने एक्टिव नहीं होते, रैट्स बहुत एक्टिव होते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए माइस को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर इजी टू हैंडल। ठीक है, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, समझ में आया कि नहीं, दैन रैट्स, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस समय मैंने भी स्विस एल्बिनो माइस पे काम किया था। आई हैव ऑल्सो वर्क विथ स्विस एल्बिनो माइस, जो कि एक्चुअली एक व्हाइट कलर का माइस होता है। और मैं वर्क कर रही थी उन कैंसर के ऊपर, जिसमें मैंने केमिकल यूज किया था डीएमबीए, और ऑयल यूज किया था क्रोटन ऑयल। और ये दोनों जो सबस्टांसेस हैं दे आर कार्सिनोजेन, दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स को आप कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं बाद में समझने के लिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट, वो भी करने के लिए हम लोग यू कैन से पढ़ सकते हैं, यस और नो। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या क्या बदलाव आ सकते हैं उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद से जो आपके माइस होते हैं दे शो सिमिलैरिटी विद द क्रोमोसोम्स, है ना, वो क्रोमोसोम के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसलिए भी हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं? स्पेशली माइस का इस्तेमाल करते हैं। तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस क्यों है? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, स्मॉल साइज, इजी टू हैंडल एंड सिमिलैरिटी विद द क्रोमोसोम। अब चलिए हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप एनसीईआरटी के थ्रू, ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक्स हम समझेंगे। ठीक है, ये आसान टॉपिक है आज के बहुत। जो जो हार्ड टॉपिक्स थे जैसे जीन थेरेपी वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिया। उसके पहले आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी आपको समझाया, है ना, बीटी कॉटन कैसे बन रहा है, फ्लेवर सेवर टोमेटो कैसे बन रहा है, गोल्डन राइस कैसे बना, हिरुडीन कैसे बना, इंसुलिन कैसे बना, ये सब बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड to possess and express an extra or foreign gene are called transgenic animal, है ना। ऐसे एनिमल्स जिसके डीएनए के अंदर हमने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, ताकि उसमें एक्स्ट्रा जीन जो है वो आ सके और उसको वो एक्सप्रेस कर सके जीन एक्सप्रेशन के माध्यम से, वैसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। समझ में आया? ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, sheep, cows and fish have been produced। कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है। ऑल्दो ओवर 95%, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। तो कितना परसेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस है? 95%। ये PYQ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, उन सबके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दिया गया है, नीचे वाले पैराग्राफ में उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में दिया गया है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस? इंसान बिना अपने फायदे के कुछ भी नहीं करता है, तो इंसान को एक्चुअली में ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या क्या कॉमन रीजंस है। पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जैसे मान लो अगर हमें किसी हार्मोन का इफेक्ट पढ़ना है, किसमें? माइस में, है ना, तो हम लोग कैसे मॉडल्स बनाएंगे उसको पढ़ने के लिए? इफ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग और एनी हार्मोन, है ना, देन वी कैन यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर दैट। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि स्टडिंग इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट ऑफ जीएच, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, है ना, ऑन माइस। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन्स किस तरह से रेगुलेट होती हैं और वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को, बॉडी के डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही होती है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी and its development. That is example study of complex factors involved in growth such as insulin like growth factors. तो उन ग्रोथ फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, by introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body। उससे हमें ये लाभ होगा, ये फायदा होगा कि उस पर्टिकुलर चीज का क्या रोल है ना,
उस ट्रांसजेनिक मॉडल में पहले क्या रोल है, अगर उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या रोल है, तो बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानों के ऊपर भी। यस और नो? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी, है ना, यानी कोई किसी डिजीज में इंसान के शरीर में क्या बिहेवियर होता है, क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज को स्टडी करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो यहां पर वी कैन मेंशन, देखिए यहाँ पे वी कैन मेंशन कि मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, है ना। जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ डिजीज में। जैसे प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको जीन थेरेपी जब पढ़ाया था तो बताया था कि अगर एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम को बनाने वाली जीन डिलीट हो गई तो पर्सन जो है वो सफर कर सकता है स्किड से, है ना। स्किड आपको पढ़ाया था मैंने। स्किड क्या होता है, दैट वाज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, है ना। इसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी नॉलेज दिया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ। यस, स्किड के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो पता लगा सकते हैं कि कैसे जो जीन्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज में। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज। जैसे कि कैंसर के लिए हम यूज कर सकते हैं किसको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। जैसे कि मैंने बताया कि आई हैव वर्कड विद स्विस एल्बिनो माइस, और जो केमिकल हम लोगों ने यूज किया था वो डीएमबीए था और क्रोटन ऑयल था जो कि कार्सिनोजेन इन नेचर था, कैंसर कॉजिंग था, so that investigation of new treatments for the disease is made possible. Today, transgenic models exist for many human diseases such as cancer. ये आपको हूबहू नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा नीट में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से डिजीज के स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाया गया है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद दीज डिजीजेज, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें 2 सी है और आपका क्या है, आपके 2 ए है, एक कैंसर है एक सिस्टिक फिब्रोसिस है। देन रिमोटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में देखिए एक ए है और एक अल्जाइमर्स। तो 2 सी और 2 ए, है ना। एक सी से कैंसर, एक सी से सिस्टिक फिब्रोसिस, एक ए से रिमोटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का ए है ना। और एक आपका ए से अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, मेमोरी लॉस, है ना। क्यों, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के डिफिशियंसी से होता है अल्जाइमर्स डिजीज। लेकिन कौन सा डिजीज कैसे होता है ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना। इसमें आपको चीजें समझनी होगी। देखिए मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज, है ना, कैन contain biological products obviously, but such products are often expensive to make। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं बनाने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट भी बन जाए और मार्केट में चीपर भी हो कंपैरेटिवली। यस, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन्स which codes for a particular product such as human protein alpha 1 antitrypsin। यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये कैसे बनाया गया था, ये ट्रांसजेनिक शीप से बनाया गया था। ट्रांसजेनिक शीप, समझ में आया। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्रांसजेनिक शीप, what that the name of that transgenic sheep was ट्रेसी। और यही ट्रेसी जो है इसने बनाया था क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एंटी प्रोटीएज एंजाइम है। एंटी प्रोटीएज मतलब अगेंस्ट प्रोटीन काम करने वाली। और ये किसमें हेल्प करती है, इट इज यूज टू ट्रीट इम्फाइसेमा। जब आपने 11th क्लास में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा होगा तो सिगरेट स्मोकिंग से एक बीमारी होती है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इम्फाइसेमा, जिसमें एल्वियोलाई का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है ना। तो ये इम्फाइसेमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो ट्रांसजेनिक शीप से बनती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप से बनती है जिसका नाम था ट्रेसी। यस और नो, प्लीज रिमेंबर, क्लोन्ड शीप नहीं थी। क्लोन्ड, फर्स्ट क्लोन्ड शीप नहीं थी। फर्स्ट क्लोन्ड शीप कौन थी, फर्स्ट क्लोन्ड शीप थी डॉली। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोन्ड शीप अलग होती है, ट्रांसजेनिक शीप अलग होती है। ट्रांसजेनिक शीप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप है। फर्स्ट क्लोन शीप तो दूसरी ही थी ना, इसमें तो सेम टू सेम हु वहू कॉपी बनी थी। उसका नाम क्या था, डॉली। रॉजलिन इंस्टीट्यूट ने बनाया था इसका कॉपी, है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है जो सिगरेट स्मोकिंग से बेसिकली हो रहा है और एल्वियोलाई का सरफेस एरिया इसमें रिड्यूस हो जाता है। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीकेयू दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो चीज आ रहा है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1997, 1997 अभी एक और जगह पे आएगा, तो इसीलिए आपको ईयर याद रखने की जरूरत है। देखिए 1997 में सबसे पहली बार क्या बनाया गया, याद रखना है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया। ये चीज याद रखना, ये भी पीवाईक्यू है, समझ में आया कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, सबसे पहली बार जो आपका ट्रांसजेनिक काऊ था, है ना, ये कब बनाया गया आपका, बताओ? ये बनाया गया कब? 1997 में। ऐसे आपका मंकी भी बनाया गया है ना, एंडी मंकी, एक मंकी बनाया गया ट्रांसजेनिक जिसका नाम था एंडी। ओहो, 1 सेकेंड, एंडी मंकी भी बनाया गया, ठीक है, ट्रांसजेनिक मंकी था ये। इज दिस क्लियर? तो ये सब आपके बनाए गए हैं, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगा डिटेल में, इसलिए मैं ये चीज नहीं लिखवा रही हूँ आपको। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, ठीक है, और उस काऊ का नाम क्या था? रोजी। क्या नाम था उस काऊ का? रोजी द काऊ। यस और नो? रोजी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये काऊ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। ये कैसा प्रोटीन यूज, अरे कैसा मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी? जो ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क हो। समझ में आया कि नहीं? ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क हो, समझ में आया? और क्या ना, कौन सा प्रोटीन इसमें पाया जा रहा था? इसमें पाया जा रहा था अल्फा लैक्टल ब्यूमिन, लैक्टल ब्यूमिन। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रोजी काऊ थी, ये ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है, और इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन था, जो न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस था ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काऊ मिल्क। समझ में आया? और कितना अमाउंट में कर रही थी ये? 2.4 ग्राम्स पर लीटर। यस और नो? 2.4 ग्राम पर लीटर ये प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, डिजिट, ईयर और इस काऊ का नाम। अंडरस्टूड और नॉट? अब हम लोग पढ़ते हैं बुक, यही चीजें लिखी होंगी इसमें। देखिए, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर। जैसा कि मैंने बताया, आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए, मैं इसे बहुत एक्स्ट्रा नहीं आपको बता रही हूँ जानबूझ के, है ना, क्योंकि इससे ना पूछेगा नहीं आपसे एग्जामिनर। द मिल्क contained the human alpha lactalbumine that was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। तो ये रोजी काऊ कब प्रोड्यूस की गई? 1997। ये कौन सा यू कैन से प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी? ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन। कितने, क्या नाम था इस काऊ का? रोजी काऊ था। क्या फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन थी? रोजी थी। इज दिस क्लियर और नॉट? सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं? तो माइस होते हैं। कितने परसेंट? 95%। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका वैक्सीन सेफ्टी। देखिए, कोई भी वैक्सीन तुरंत ऐसे तो नहीं है ना कि मार्केट में बन के आ जाता है। जैसे कोविड-19 भी आया, कोरोना जब आया, कोरोना वायरस, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 2 ही दिन में उसका वैक्सीन मार्केट में आ गया और हम लोग वैक्सीनेट हो गए, ऐसा नहीं था। वैक्सीन को आने में 8 महीना, 10 महीना, कभी-कभी सालों साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वैक्सीन की सेफ्टी को पहले हम लोग टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। अगर वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे सही साबित होते हैं, तभी ह्यूमन के ऊपर उसको यूज किया जाता है, अदरवाइज उसको ह्यूमन के ऊपर यूज नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? अदरवाइज उसको ह्यूमन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये लाइन से। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी के लिए क्या यूज किया गया है? तो आंसर विल बी ट्रांसजेनिक माइस। क्या यूज किया गया है पोलियो वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए? तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रांसजेनिक माइस। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे देखो, इट वाज सक्सेसफुल एंड फाउंड टू, इफ सक्सेसफुल and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine। समझ में आया कि नहीं? अगर वो सक्सेसफुल हुआ और रिलायबल हुआ तो मंकी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और बाद में चल के हम लोग बहुत सारे डिजीज के टेस्ट करने के लिए, बहुत सारे वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए मंकी के बजाय माइस ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मंकी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो गया ना। यस और नो? तो नेक्स्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इज दिस क्लियर? अगर क्वेश्चन आएगा कि डैश आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, तो आपका आंसर होगा ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक माइस, प्लीज रिमेंबर। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी अगर कोई ड्रग है, कोई ड्रग आया मार्केट में, उस ड्रग का क्या इफेक्ट है ना, उसका कितने डोज का इफेक्ट क्या होगा,
कम डोज का इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा डोज का इफेक्ट कैसा होगा, ये सब को टेस्ट करने के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं। और जानबूझ के ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। जानबूझ के क्यों ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं? ताकि अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिक सब्सटेंस उसके शरीर के अंदर जाए तो वो हमें बता सके कि उसका क्या असर होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके अंदर ऐसे जीन्स डालेंगे जिसकी वजह से वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे किससे? किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से, किसी ड्रग से। किसके कंपैरिजन में वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे? जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? देखिए, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, है ना? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। यानी ऐसे जीन्स उसमें हम डालेंगे कि वो ज्यादा क्या हो जाए, सेंसिटिव हो जाए। देन दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट्स आर स्टडीड। और उसके बाद हम इफेक्ट्स को पढ़ सकते हैं कि इससे क्या असर होने वाला है ना। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। यस, बहुत कम समय में हमें रिजल्ट पता चल जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज इथिकल इश्यूज। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर हमें कोई भी एनिमल मिल गया और अगर हम लोग उसका फालतू में एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हमें कोई इथिक्स नहीं है, हमारे अंदर कोई भी अगर इथिक्स नहीं है तो ये गलत हो जाएगा ना। हम लोगों को कितना एनिमल्स यूज करना है, जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उतना ही हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक बॉडी होती है। जैसे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो उस कंडीशन में वी वर वर्किंग ऑन जिब्रा फिश ऑल्सो, है ना, हम लोग जिब्रा फिश पे काम कर रहे थे। तो बहुत बार ना जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो आके विजिट करते थे और वो देखते थे कि जो ऑर्गेनिज्म पे हम लोग काम कर रहे हैं क्या उसका हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ बॉडीज होती हैं, कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आकर चेक करते हैं कि कहीं हम लोग जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स हैं उसका हम लोग हैंडलिंग सेफ तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, कहीं हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो उसको उसको पढ़ने के लिए क्या होता है, इथिकल इश्यूज होता है। यस और नो? देखिए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। द मैन्युपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। ऑब्वियसली रेगुलेट करना जरूरी है, नहीं तो इंसान से खतरनाक कोई नहीं है। इंसान अपने फायदे के लिए एक दूसरे की जान ले सकता है, तो एनिमल कौन सी बड़ी चीज है उसके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि हम खुद भी एनिमल है, हम खुद भी एनिमेलिया के अंदर आते हैं, तो हम लोग खुद भी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, हम भी एनिमल है। लेकिन इंसान के को अगर रेगुलेट नहीं किया जाए तो वो ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, ये बहुत जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई है नहीं। दिस इज द बिटर ट्रुथ। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modifications of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. जाहिर सी बात है, क्या बोल रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का उसका जो रिजल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है ना। अगर हम लोग इसको इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दे तो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो उसको रेगुलेट करे, जो चीजों को देखे। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या फुल फॉर्म है, दैट इज नोन एज जीईएसी। जीईएसी स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, इसको क्या नाम है, जेनेटिकली या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अप्रूवल कमिटी, अप्रूवल कमिटी, ये नाम ना एक्चुअली में ये जो फुल फॉर्म है इसका, ये 2010 के पहले था, ठीक है। लेकिन आपका एनसीईआरटी का बुक जो है वो अभी इसको मॉडिफाई नहीं किया है, तो इसका नाम ये जो फुल फॉर्म है ये बिफोर 2010 था इन रियलिटी अगर हम लोग बात करें। लेकिन इसका रीनेम किया गया है ना, जो आपका जीईएसी है इसका रीनेम किया गया और इसको अब क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको क्या नाम से हम जान रहे होते हैं, अप्रेजल कमिटी। इज दिस क्लियर? पहले इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी बोलते थे, अब इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी बोलते हैं। लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी बुक में है ना जो चीज लिखा है, अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन चुनने के लिए आए तो आप पहला ऑप्शन ही चुनोगे, क्योंकि यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनी डाउट?
लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता दी हूँ। तो अगर दोनों डिफिनेशन भी आए तो भी दोनों सही हो जाएगा। अगर आपको जीईएसी आता है और ये पहला ऑप्शन आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी नहीं होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी होता है, तो आप उसको सही करोगे। अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन चुनने का मौका मिले, तो उस कंडीशन में आप एनसीईआरटी वाइज जाओगे और पहला ऑप्शन चुनोगे, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। आई होप ये चीज समझ में आया। समझ में आया? अप्रूवल क्यों ना, अरे अब क्यों नाम दिया गया अप्रेजल? बिकॉज इट, यू कैन से, फोकसेस ऑन इवेल्युएशन। ये किस पे फोकस कर रहा है? इट फोकसेस ऑन इवेल्युएशन। ये इवेल्युएशन के ऊपर फोकस कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो जीईएसी है, इसके बारे में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जरूर देना चाहूंगी। ठीक है, लेना है कि नहीं आपके ऊपर है, लेकिन आपको एज अ नीट एस्पिरेंट थोड़ा तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो जीईएसी जो है, इट फंक्शंस अंडर, ये किसके अंडर फंक्शन कर रहा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये किसके अंडर वर्क कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये कहाँ का है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तहत ये काम कर रहा होता है। और इस, ये क्या कर रहा होता है? इसका क्या काम है? ये एसेस कर रहा होता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्या असर होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, वो कहीं घातक तो नहीं होंगे। देखिए यहाँ लिखा है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। उसके रिजल्ट्स कहीं अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है, कहीं घातक तो नहीं है, अगर हम उसको इकोसिस्टम में लॉन्च कर देंगे उस ऑर्गेनिजम्स को। तो उन सब चीजों का असेसमेंट कौन करता है? ये बॉडी करता है। तो ये एसेस कर रहा है, एसेस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। ये एसेस कर रहा है क्या चीज? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। किस चीज का इन्वायरमेंटल इंपैक्ट? बताओ। ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का असर क्या होगा इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, वो एक्ट कर रहा, अरे वो एसेस कर रहा होता है। और उसके अलावा ये इंश्योर्स कर रहा होता है, इंश्योर्स सेफ हैंडलिंग, सेफ हैंडलिंग हो। ठीक है, एंड यूज हो, सेफ हैंडलिंग और सेफ यूज हो। किस चीज का सेफ हैंडलिंग और सेफ यूज होना चाहिए? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का सेफ हैंडलिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और किसका? प्लांट्स का, और किसका? एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स का। तो इन लोगों का क्या होना चाहिए? सेफ हैंडलिंग और सेफ यूज होना चाहिए। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स। इज दिस क्लियर और नॉट? ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या काम है, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली आज मेरी तबीयत नहीं सही है, ठीक है, थोड़ा मैं खांस रही हूँ इसके लिए। Therefore, the Indian government has set up organization such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee। बताया ना कि आपका एनसीईआरटी अप्रूवल लिखा है, लेकिन अगर अप्रेजल भी आ जाता है तो भी वो गलत नहीं होना चाहिए। Which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services. The modifications uses of living organisms for public services as food and medicine sources, for examples, has also created problems with patent granted for the same. Yes, पेटेंट के साथ क्या इश्यूज आया वो हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे। पेटेंट क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। There is growing public anger that certain companies are being granted patent for products and technologies that make use of the genetic materials, plants, and other biological resources that have been long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of specific regions and country. सॉरी, जैसे हम लोग इसमें टर्मेरिक और नीम का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना। टर्मेरिक और नीम जो है उसको इंडिया कई साल से यूज कर रही थी, है कि नहीं? बहुत साल से भाई टर्मेरिक यूज किया जा रहा है, नीम यूज किया जा रहा है। यानी इसके बाद इसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है किसका? टर्मेरिक और नीम का, ये कई साल से इंडियन लोगों को पता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने जैसे यूएस वगैरह ने इसके ऊपर पेटेंट करवा लिया। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा यू कैन से गुस्सा हुआ। कौन गुस्सा हुआ इसके ऊपर? किसका गुस्सा आया? इंडियन पीपल का गुस्सा आया इसके ऊपर बहुत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? और इस पे उन्होंने केस भी किया, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, अभी पेटेंट के बारे में थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, ठीक है।
पेटेंट के बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है पेटेंट के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया जैसे यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया लिखा है, नॉन ऑब्वियसनेस, इट शुड बी इन्वेंटिव स्टेप। ठीक है, तो और कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं फॉर बीइंग गेटिंग पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट व्हाट इज एक्चुअली पेटेंट। पेटेंट जो है ये एक्सक्लूसिव राइट है, समझ में आया, विच इट पेटेंट जो है इट इज एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, विच इज गिवन टू होम, गिवन टू एन इन्वेंटर। एक जो किसी चीज को इन्वेंट करे ना उसको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, स्पेशल राइट दिया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, किसको बताओ, इन्वेंटर को, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, पेटेंट। अब उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है, पेटेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, तो जैसे आपको मैंने कुछ क्राइटेरिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके अलावा एक और क्राइटेरिया हो सकती है, दैट इज नोन एज नोवेल्टी। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। एक क्राइटेरिया हो सकती है नोवेल्टी, जिसको हम बोलते हैं न्यूनेस। न्यूनेस मतलब क्या हो गया, इट शुड नॉट बी पब्लिश नोन, है ना, और यूज बिफोर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसको कोई जाने नहीं पहले से, इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी नोन, इसको कोई जाने नहीं, इट शुड नॉट बी नोन और पब्लिश्ड, इसको पहले से कोई जाने नहीं, पब्लिश नहीं हुआ हो ये कहीं पे भी। तो पहले तो क्राइटेरिया होना चाहिए पेटेंट मिलने के लिए, राइट मिलने के लिए, नोवेल्टी, वो जो चीज आप इन्वेंट कर रहे हो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए लोगों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसको पेटेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सेकेंड इज नॉन ऑब्वियसनेस। नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब क्या हुआ, ये कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, है ना, इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द फील्ड। अगर कोई पर्सन है किसी फील्ड में स्किल्ड है तो ऐसा नहीं है कि उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए, वो बहुत आसान चीज नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपको पेटेंट का राइट मिल रहा है, वो बहुत नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया इज कि उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, इट उसका वो यूजफुल होना चाहिए, जरूर से जरूर उसकी कुछ ना कुछ यूज हो, इट शुड बी यूजफुल फॉर द कंट्री और फॉर द पीपल। तो बेसिकली और भी कई सारी क्राइटेरियाज होती हैं, लेकिन तीन क्राइटेरिया क्या क्या हो सकती है पेटेंट पाने के लिए, नोवेल्टी, न्यूनेस, नॉन ऑब्वियसनेस एंड यूटिलिटी, यानी इट मस्ट बी यूजफुल, यस और नो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं कुछ चीजें। मैं टर्मेरिक और बासमती राइस और नीम का लिख के लाई हूं, अभी आपको समझाऊंगी। राइस जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री, है ना। अरोमा जो है बासमती राइस उसके लिए वो फेमस है, यस और नो। उसके बड़े खिले खिले दाने होते हैं, गेस्ट के लिए जनरली यूज किया जाता है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन, इंडिया में ही राइस का 2 लाख वेराइटी है, समझ में आया कि नहीं, कितना लाख, 2 लाख, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा, उसका जो अरोमा है, फ्लेवर है ना, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड 27, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। कितना डॉक्यूमेंटेड वेराइटी बासमती का ग्रो किया जाता है इंडिया में, 27। There is reference to Basmati in ancient text, है ना, folk lore and poetry। बासमती राइस का जो किस्सा है वो बहुत साल पुराने जो टेक्स्ट है हमारे, है ना, एंशियंट कल्चर के पोएट्री है, उन सब में भी बताया गया है। एज इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। देखो अब फिर से 1997 आया, मैंने बताया ना 1997 दो बार आएगा। एक बार रोजी द काऊ में 1997 आया था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, उसमें 1997 आया था कि नहीं। अब फिर से 1997 आया। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती। ठीक है, 1997 में क्या हुआ था, देखिए बासमती राइस का केस मैं यहाँ समझाती हूँ। बासमती राइस के साथ क्या हुआ था कि एक यूएस कंपनी जो है उसने पेटेंट किया सर्टेन वेराइटीज ऑफ बासमती राइस को, समझ में आया, जो कि एक्चुअली में उसने कैसे बनाया था, इंडियन बासमती को उसने क्रॉस किया था किसके साथ, सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ, और उसके वजह से उसको मिला था एक नया वेराइटी, और उसने बोला था कि ये जो वेराइटी है वो मैंने बनाया है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन इंडिया जो है उसने चैलेंज किया पेटेंट को, बिकॉज बासमती इज ट्रेडिशनली ग्रोन इन इंडिया,
समझ में आया? इस पेटेंट को किसने चैलेंज किया? इंडिया ने। और इस पे एक्चुअली पेटेंट मिला किसको था पहले? यूएस कंपनी को, उसने ही पेटेंट किया, करवाया था इसको। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंडिया ने चैलेंज किया इसको, तो बहुत सारे क्लेम्स जो थे, है ना, यूएस कंपनी के, उसको विड्रॉ किया गया, उसको हटाया गया। तो ये क्या है? एक प्रकार का चीटिंग है। इट इज अ काइंड ऑफ बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मतलब चीटिंग, है ना। अभी बायोपायरेसी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ये एक प्रकार का बायोपायरेसी है, चीटिंग है। सेम थिंग हैपेंड विद टर्मेरिक एंड नीम ऑल्सो। देखिए टर्मेरिक के केस के साथ क्या हुआ था 1995 में, ये सब ईयर आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ बासमती वाला केस आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। टर्मेरिक और नीम का बस एग्जांपल भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए लिखी हूं। तो 1995 में यूएस पेटेंट वाज ग्रांटेड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ वुंड हीलिंग ऑफ टर्मेरिक, है ना। 1995 में यूएस ने पेटेंट ग्रांट किया, मतलब यूएस पेटेंट जो है वो ग्रांट किया गया किसके लिए? टर्मेरिक के लिए, कि टर्मेरिक के पास भाई घाव को सही करने का, ठीक करने की प्रॉपर्टी है, वुंड को हील करने की प्रॉपर्टी है। लेकिन इंडिया जो है उसने प्रूव किया कि टर्मेरिक जो है वो तो हम लोग कई सालों से हीलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेदा में जो टर्मेरिक है वो कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए जो यूएस का पेटेंट है वो कैंसिल कर दिया गया, समझ में आया, और इंडिया उसमें जीत गई। इज दिस क्लियर और नॉट? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इट कैन नॉट बी पेटेंटेड, है ना। इंडिया के लोग भाई गरीब थे, है ना, और इंडिया के लोग गरीब थे तो वो लोग इसके बारे में ज्यादा, ट्रेडिशनल नॉलेज तो उनके पास था ही, लेकिन उन्होंने कभी इसको पेटेंट कराने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन यूएस वाले लोग जो थे वो चालाक थे बहुत ज्यादा, है ना, कपटी देश। तो उसने क्या किया, इसको पेटेंट कराने के लिए यूएस पेटेंट ग्रांट किया, कब? 1995 में। लेकिन बाद में जब इंडिया ने चैलेंज किया तो उसकी वजह से जो इंडिया है वो जीत गई, इंडिया वॉन, और जो ये पेटेंट था इट वाज रिवोक्ड, दैट इज कैंसल्ड इन 1997। सेम थिंग वाज हैपेंड विथ नीम ऑल्सो। नीम के साथ भी क्या हुआ था कि यूरोपियन पेटेंट वाज ग्रांटेड टू अ यूएस कंपनी, समझ में आया, एक यूरोपियन पेटेंट दिया गया यूएस के कंपनी को फॉर अ नीम बेस्ड फंगीसाइड इन 1994। 1994 में यूएस जो कंपनी है उसको पेटेंट ग्रांट किया गया कि जो नीम है इट कैन बी यूज्ड एज अ फंगीसाइड, दैट मींस फंगस को मारने के लिए। फिर से इंडिया आर्ग्यू किया कि नीम हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन इंडिया फॉर पेस्ट कंट्रोल एंड मेडिसिनल पर्पस, कि नीम जो है वो कई सालों से यूज किया जा रहा है ना, किस लिए? पेस्ट को कंट्रोल करने में और मेडिसिनल के पर्पस के लिए। तो 2000 में क्या किया गया, जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है वो रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया इस पेटेंट को। समझ में आया कि नहीं? यानी फिर से इंडिया जो है वॉन कर गया, इंडिया वॉन, है ना। इस कंडीशन में भी वी कैन मेंशन ओवर हियर कि इंडिया इंडिया जो है वो जीत गई, इंडिया वॉन। समझ में आया कि नहीं? इंडिया जो है वो जीत गई, इंडिया वॉन। अब यहां पे देखो, इसमें भी ट्रेडिशनल नॉलेज मींस द इन्वेंशन वाज नॉट न्यू, है ना। इंडियन पीपुल के पास इसका ट्रेडिशनल नॉलेज था ना, नीम के बारे में, टर्मेरिक के बारे में। तो तीन केसेस आते हैं बायोपायरेसी का, चीटिंग का, एक टर्मेरिक और नीम जिसमें पेटेंट रिवोक कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, इंडिया जीत गई। और बासमती वाले केस में इंडिया पार्शियली जीती, कंप्लीटली नहीं, है ना। मोस्ट क्लेम्स जो है वो विड्रॉ कर लिए गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यूएस के कंडीशन में। तो यहां देखो बेसिकली, यहां देखिए, यहां समझने की कोशिश करिए। देखो कहा गया, यस, an American company got patent right on basmati rice though through the US Patent and Trademark Office। ये याद रखना है किसके थ्रू मिला था। This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers variety, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। कैसे बनाए थे भाई? तो इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डॉर्फ वेराइटी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इंडियन बासमती को उन्होंने सेमी डॉर्फ वेराइटी से क्रॉस कर दिया गया, और क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और नोवेल्टी, और उसको बोला कि ये तो नया इन्वेंशन कर दिया या न्यूनेस इसमें आ गई। लेकिन ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज था ना, इंडिया में पहले से ही बासमती जो है वो ग्रो हो रहा था, राइस। The patent extends to functional equipments, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have been also made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicine जैसे turmeric, नीम, मैंने आपको बता दिया दोनों का केस। तो इन केस में ऐसा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries, individuals may encash on our rich legacy
एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हमें आवाज उठानी पड़ती है। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आया ये केसेस आपको? ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का एक प्रकार का केस है। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे मान लो एक आदमी है ए, उसने कोई चीज तैयार किया, है ना, वो गरीब इंसान है, उसने कोई चीज तैयार किया और वो बहुत अच्छी चीज तैयार हुई। उसने सोचा कि मुझे इसका पेटेंट मिल जाए, लेकिन उसका एक दोस्त था बी, जो रिच था। जब उसने देखा कि अरे ए ने कोई चीज तैयार किया है, तो चीटिंग करके क्या किया, बी ने उसका प्रोडक्ट जो है वो हथिया लिया और अपने नाम से उसको पेटेंट करा के बेचने लगा। और ए को, अपना जो दोस्त था ए, उसको कोई भी यू कैन से उसका पेमेंट नहीं दिया, कोई शेयर नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिए, कोई क्रेडिट नहीं दिए। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है बायोलॉजिकल रिसोर्स के साथ, तो उसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं। बायोपायरेसी मतलब चीटिंग। किसके साथ चीटिंग? बायोलॉजिकल रिसोर्स के साथ। इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स by MNCs, that is multinational companies, and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। समझ में आया कि नहीं? अगर चीटिंग करके आप क्या करो, किसी और का सामान इस्तेमाल करने लगो और उसको कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं दो, तो एक प्रकार का चीटिंग है, एक प्रकार की बायो पायरेसी है। बायो वर्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये बायो रिसोर्स से रिलेटेबल है, रिलेटेड है। यस, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जैसे कि यूएस वगैरह जो है, उन्होंने ऐसा किया है। आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है ना, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में भी इंडिया रिच है। लेकिन यूएस वगैरह जो है वो फाइनेंशियली रिच है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresource। तो कभी कभी जो रिच कंट्रीज होती हैं वो पुअर कंट्रीज के इस ट्रेडिशनल नॉलेज को चुरा लेती हैं और खुद के दम पे उसको बेचने लगती हैं। और ये जो पुअर कंट्रीज उनको कोई क्रेडिट नहीं देती हैं, उनको कोई पैसा नहीं देती हैं, तो ये क्या है? दिस इज बायोपायरेसी ओनली। अंडरस्टूड? ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, related to bioresource can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization। There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। यानी डेवलपिंग कंट्रीज का आइडिया चुरा के डेवलप कंट्रीज उसको बेच रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को उसका कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, शेयरिंग नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresource and traditional knowledge। इसीलिए कुछ लॉज आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्लॉइट नहीं हो। जैसे इंडिया के केस में अगर हम लोग बात करें, तो द इंडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये क्वेश्चन आएगा। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब बदलाव, चेंज। कौन सा अमेंडमेंट कम यू कैन से क्लियर किया है इंडियन पार्लियामेंट में? सेकेंड अमेंडमेंट क्लियर किया है। कब क्लियर किया है? ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है डेट, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ, मई 2002 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? जो पेटेंट है सेकेंड अमेंडमेंट बिल, समझ में आया, वो पास हुआ था राज्यसभा से 9 मई को और लोकसभा से 14 मई 2002 को। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों 2002 को, राज्यसभा से 9 मई 2002 और लोकसभा से 14 मई 2002। और प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था उसको 25 जून 2002। समझ में आया? लेकिन क्लियर अगर पूछा गया कि इंडिया क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल इन पार्लियामेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए मई 2002। इतना नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, 2002 भी याद रख लोगे तो चल जाएगा, लेकिन इतना ईयर तो आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन। कौन से इश्यूज? चीटिंग नहीं हो, बायोपायरेसी नहीं हो, ट्रेडिशनल नॉलेज को चुराया नहीं जाए, है ना, अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रिसोर्स का, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। तो इस तरह से आपका जो लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वो खत्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने आपको बहुत मेहनत से ये चैप्टर कंप्लीट किया है। सारी चीज जो है मैंने आपको बताई है, आप देखो, है ना, शुरू से आप देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी चिपका चिपका के एक एक लाइन एनसीईआरटी का समझाते समझाते सब कुछ बताया है, अच्छे से लिख लिख के बताया। आज का लेक्चर ही जो है वो मैंने ज्यादा एनसीईआरटी के थ्रू फोकस किया है, बाकी सब चीज देखिए मैंने सब लिख लिख के आपको बताया है। और मैंने आपको बोला भी था कि मेरे साथ ही नोट्स लिखिए, है ना। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आऊंगी,
है ना, जो कि कल के क्लास में मैं अपलोड करूंगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज वैष्णवी मिश्रा and I'm a NEET educator, experienced faculty. I have worked with several organizations since several years and produced various top ranks. है ना, यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोशिश करूं आपको बायोलॉजी पढ़ाने का। इज दिस क्लियर और नॉट, ताकि आपको 360 आउट ऑफ 360 मैं दिलवा सकूं। मेरा टेक्निक क्या है कि मैंने पहले आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ, फिर एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है समझाती हूँ, और एमसीक्यूज भी देती हूँ लास्ट में, है कि नहीं। यूट्यूब पे मैंने कौन कौन से चैप्टर खत्म कर दिए, 4 चैप्टर्स मैंने खत्म कर दिए हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद से स्क्रिटी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन, थर्ड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड फोर्थ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो आज मैंने खत्म किए। नेक्स्ट क्लास में इसका पीवाईक्यू मैं दूंगी। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। उसी से मुझे हौसला मिलेगी और आप लोगों के लिए काम करने का मनोबल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।